मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। तू वो भी कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। अब कमर कस लो, मौका आ चुका है आरआरबी जेई, रेलवे जेई की बम्पर भर्तियों की तैयारी करने का। ये पोस्ट किसके लिए होती है, कौन इसका एग्जाम दे सकता है, कैसे क्या क्या पेपर का पैटर्न है, कैसे तैयारी करनी है, छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारी दूंगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, अगर कोई सवाल आपका है तो वहां पर जवाब मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक होती है नॉर्मल वैकेंसी और एक होती है आरआरबी जेई की बड़ी वैकेंसी। क्या अंतर है इसमें? नॉर्मल वैकेंसी में 200 पोस्ट, 300 पोस्ट, 400 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, पर इस वैकेंसी में आपको 13,500 पोस्ट ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलती हैं। 5 साल बाद ये पोस्ट आती है, कभी बहुत जल्दी आपको ये पोस्ट आती हुई नहीं दिखेगी कि 1 साल 2 साल में आ जाए। 5 साल बाद लगभग ये पोस्ट आती है और अब वो समय लगभग आ गया है पोस्ट आने का। आप लगातार देख रहे हैं कि नए नए नोटिफिकेशन किसी न किसी बात को लेकर आते रहते हैं, जो ये बताता है कि डिपार्टमेंट में खलबली मच चुकी है। ह्यूज वैकेंसीज होती है। पिछली बार 2019 में 13,500 वैकेंसीज थी, इस बार भी ऐसी कोई बड़ी वैकेंसीज आपको उम्मीद है यहां पर देखने के लिए मिलेगी। 21 रिक्रूटमेंट बोर्ड में आप लोगों की तैनाती होती है, जो लोग जूनियर इंजीनियर पद पर लगते हैं। 21 रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं और सब अपनी चॉइस के हिसाब से अपने अपने रिक्रूटमेंट बोर्ड में भरते हैं। ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है, नॉन गजेटेड पोस्ट होती है ये। अगर हम लोग बात करें रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की, तो हर रिक्रूटमेंट बोर्ड्स का अलग अलग देखिए नाम है, आप लोग देख सकते हैं, लिस्ट लंबी है ये। सेंट्रल, ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल, आप देख सकते हैं, ये सब कुछ बोर्ड्स के अलग अलग नाम है। प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो जेई से आप बनते हो सीनियर सेक्शन इंजीनियर। पहले तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी एग्जाम होता था, अभी देखने की बात है कि क्या होगा नए नोटिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, जेई से बनते हो सीनियर सेक्शन इंजीनियर, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, डिविजनल इंजीनियर और फिर सीनियर डिविजनल इंजीनियर आप बनते हो। और ये भी जरूरी नहीं कि हर इंसान बन जाए, क्योंकि तब तक रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है, ऐसा भी देखा गया है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पहले पद केवल बीटेक वालों के लिए आते थे, पर इस बार जो इंटरनल वैकेंसीज के बारे में पता चला था, तो ये पता चला था कि डिप्लोमा वाले लोगों को प्रमोशन दे दिया गया है सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए। बट हाँ, कुछ खबर ऐसी भी थी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। लेट्स सी, इस पर पूरी पुष्टि नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, तो इस पर ज्यादा चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। पहले एग्जाम होता था पर इस पोस्ट का, इस जेई की पोस्ट को देखें तो 2019 में 13,500 पोस्ट आई थी और इस बार भी 2024 के पेपर में कुछ इतनी ही बड़ी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। अगर आप देखें जेई की सैलरी को, तो ट्रेनिंग के दौरान इसकी सैलरी बनती है टोटल 46,000 रुपए, 46,000 समथिंग। पर हाँ, ये सैलरी पुरानी है, जो पुरानी सैलरी है ये उसके आधार पे है। अभी 2023 से डीए बढ़ा था, डियर अलाउंस बढ़ा था सरकार की तरफ से, तो अब ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी बनेगी ये अब पता चलेगा, क्योंकि नए लोग तो अब रिक्रूट होंगे ना। जो पहले रिक्रूट हुए थे उनकी सैलरी का बता दिया आपको, पर अब जो रिक्रूट होंगे वो अब पता चलेगा, क्योंकि डीए बढ़ा हुआ है आगे, अभी बढ़ा है ना डीए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो 35 बेसिक पे होती है, डियरलेंस अराउंड लगभग 10,000, आप 10,500 या 11,000 के अराउंड देख सकते हो, ऐसे करके 46,000, 46,000 सैलरी बनती है। ठीक है, तो डीए में बदलाव हुआ है तो ये देखने के लिए मिलेगा कि हो सकता है चेंज हो जाए। पर ट्रेनिंग के बाद में देखा जाए, आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में ये टोटल 55,000 सैलरी आपको इन हैंड मिलती है, जिसमें 62,000 या 62,000 सैलरी आपको कैलकुलेट होके मिलती है। बाकी टैक्स वैक्स कट के 7,500 का टैक्स है, 62,000 में से 62,000 में से 7,500 माइनस करेंगे तो लगभग 55 अराउंड बनेगी। पर हाँ, डीए बढ़ा है, मैंने जैसे आपको कहा सेंट्रल का डीए बढ़ा है, तो ये सैलरी भी अब 55 ना होके कुछ ज्यादा ही बनेगी। 3 कार्यक्रम होते हैं तब जाके आपको ये नौकरी मिलती है। पहला कार्यक्रम या पहला पेपर CBT1 केवल क्वालिफाइंग है, जो इस क्वालिफाइंग को आगे लेके जाएगा वही CB2 में एंटर कर पाएगा। इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं, इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं CBT1 के, CBT2 के नंबर जुड़ेंगे। जो पूरा भविष्य तय होगा, मेरिट तय होगी, वो CBT2 से तय होगी, ना कि CBT1 से होगी। जब CBT2 का नंबर आपका आ जाएगा
तब भी आपके हाथ में नौकरी नहीं है, आप डीवी के लिए जाएंगे, डीवी के बाद मेडिकल के लिए जाएंगे। आप मेडिकल के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। टेलीग्राम का लिंक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में है। मेडिकल, अगर आप डीवी और मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपकी मेरिट बनेगी, वो बनेगी सीबीटी 2 से। तो इसका मतलब आपको जो जोर तैयारी करनी है वो सीबीटी 2 के हिसाब से करनी है, ठीक है। कौन कौन भर सकता है? आप बीई या बीटेक होने चाहिए, ठीक है, अपनी अपनी जो भी स्ट्रीम्स आपकी हैं, ब्रांचेस। फाइनल ईयर अलाउड नहीं होती। 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। 3 ईयर का डिप्लोमा का मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे आईटीआई के बाद डिप्लोमा करते हैं वो अलाउड नहीं है, वो भी अलाउड है भाई। उनकी आईटी वो लेटरल एंट्री होती है, ठीक है। तो लेटरल एंट्री 3 ईयर डिप्लोमा में ही काउंट होती है, याद रखना। इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, टूल्स एंड मशीन्स, ये ब्रांच वाले बच्चे इसे दे सकते हैं पेपर। हाँ भाई, सीवीटी 1 याद करो, मैंने बोला था क्वालिफाइंग है, मतलब आपको बस इसमें पास होना है। क्या क्या क्वेश्चन आएंगे 90 मिनट में? देखिए 90 मिनट माने कि 1.5 घंटा होता है। 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, केवल क्वालिफाइंग है। मैथ के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस के साथ में करंट अफेयर देखने के लिए मिला है। 25 नंबर रीजनिंग के, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, रेलवे तो ये कहती है कि जनरल के 40% आने चाहिए, ओबीसी के 30, एससी के 30 और एसटी के 25%। तो अगर इतने ही लेके आ जाओगे तो क्वालिफाई कर लोगे, पर ऐसा केवल किताबी बात है। एक्चुअलिटी में क्योंकि बच्चा इतना पढ़ रहा है आजकल, इससे ऊपर ही कट ऑफ बनती है। तो ये मत सोचना कि मैं जनरल हूं तो 40 लाऊंगा परसेंट खाली तो क्वालिफाई कर जाऊंगा, नहीं भाई, आप बेस्ट से बेस्ट करिए, क्योंकि क्वालिफाई नंबर्स ऊपर ही जाते हैं, कंपटीशन इतना तगड़ा है। हाँ भाई, मेरिट आखिरकार आपकी बनेगी इसी से, सीबीटी 2 से मेरिट बनेगी। 2 घंटे का पेपर है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 150 क्वेश्चन करने हैं। तो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको करने हैं, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 नंबर, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर 10 नंबर, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट 10 नंबर, और टेक्निकल सब्जेक्ट 100 नंबर। 100 नंबर का टेक्निकल है, मतलब आप ये सोचो, आप ये सोच रहे हो कि मैं केवल नॉन टेक करके भी पास हो जाऊंगा, तो ठीक है, आप सीबीटी 1 क्लियर कर लेंगे, पर सीबीटी 2 में टेक्निकल सब्जेक्ट्स में रह जाएंगे, बहुत बड़ा है। आप खुद देख लीजिए, बाकी सब 50 नंबर में है और टेक्निकल अपना 100 नंबर का सब्जेक्ट है, ठीक है। आप मान लो 50 में से 40 भी अगर लेके आ गए, तो फिर बेटा बाकी टेक्निकल में क्या करोगे? 10 नंबर लाओगे, 15 लाओगे, 20 लाओगे? नहीं। इसका मतलब पहले तो नॉन टेक अच्छी करनी है, मैं ये नहीं कह रहा, पर टेक्निकल के हिसाब से आप प्रिपेयर करके चलिए। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि ठीक है, उनको बताया जाता है और ये सही भी है, गलत नहीं है कि नॉन टेक्निकल करो करो करो, पर साथ में बेटा मेरिट तो इसी से बननी है, टेक्निकल करके चलना, बिल्कुल भूलने वाली स्थिति में मत रहना। एज 18 से 33 साल की उम्र रहती है। हाँ, इसमें आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो तो 3 साल जोड़ लो, SC ST हो तो 5 साल जोड़ लो। ये कुछ आरआरबी के सब्जेक्ट्स हैं, पूरे आप सब्जेक्ट्स यहां पर देख सकते हैं। इसमें हो सकता है आपको कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे दिखें जिसमें आप कहो कि नहीं सर ये नहीं आता, आपको नहीं मालूम। कोई बच्चा हो सकता है कह दे कि टेंडरिंग नहीं आता। बेटा टेंडरिंग आज से 5 साल पहले पेपर हुआ था, तब टेंडरिंग किसी पेपर में नहीं आता था, इस पेपर में आ सकता है क्योंकि बहुत पेपरों में आने लगा है, ठीक है। तो मैं तो अपने बच्चों को कहूंगा कि ये पढ़ के जाएं, एक बेसिक कंट्रोल सिस्टम की भी नॉलेज लेके जाएं। रीजन है क्योंकि बीटेक वाले भी वहां पर बैठते हैं, ठीक है। बाकी हाँ, अगर कोई सिलेबस डिफाइन करेगी रेलवे दोबारा नए नए उसमें मान लो नोटिफिकेशन में, तो एक अलग बात होती है, बट अभी के लिए हम जो आज का पेपर है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत सोच के चलेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से सोच के चलेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आजकल टेंडरिंग पूछी जाती है तो उसे भी करके जाओ, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और एक बेसिक कंट्रोल सिस्टम पढ़ के जाओ क्योंकि बीटेक भी अलाउड है। बात करेंगे बेटा, आप इसे ऑफलाइन सेंटर पर आगरा आके भी प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे आप जूनियर इंजीनियर, ALP या टेक्नीशियन के लिए किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। तो आप क्रेस्ट फोरम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो ऑनलाइन बैचेस आपको मिल जाएंगे, जो डायरेक्ट हमारे ऑफलाइन सेंटर से आप लोगों को क्या होते हैं, रीडायरेक्ट किए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, हम लोग टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो बातचीत अच्छी होती रहेगी, ठीक है। तो अगर आप आगरा आना चाहते तो आगरा आइए, नहीं तो आप हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन बैचेस में मिल सकते हैं। थैंक यू।